अब हम इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश पेडागोगी को भी टैकल कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ग्रामर के रूल्स। ठीक है, जिसे हम इंजन ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं, इसके बिना इंग्लिश अधूरी होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आता है। द कंपाउंड ट्रैप, इसमें ट्रैप बना के देते हैं। कंपाउंड जब सेंटेंस होता है तो कैसे हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, बहुवचन। पेपर में सेंटेंस था द टीचर एंड द प्रिंसिपल डैश अप्रूव्ड द न्यू करिकुलम। तो यहाँ टीचर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, दोनों से पहले द लगा है, इसलिए वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, हैव। तो आंसर होना चाहिए द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैव अप्रूव्ड द न्यू करिकुलम। ओके ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का इसमें रहता है। कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, फैमिली, टीम, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। जब एक साथ काम करते हैं तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब उनके विचार बढ़ जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। पेपर में पूछा गया था विच सेंटेंस इज़ करेक्ट व्हेन द ज्यूरी मेंबर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। क्योंकि उनके ऑप्शंस बढ़ गए हैं, सही आंसर होगा द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसी तरह द फैमिली इज़ प्लानिंग अ ट्रिप, सही है क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ प्लान कर रही है। ठीक है भाई। फिर करेक्टनेस वर्सेस अप्रोप्रिएटनेस, औपचारिकता का नियम होता है इसमें। ग्रामर सही होना अलग बात है और सिचुएशन के हिसाब से सही शब्द बोलना अलग बात है। एक स्टूडेंट ने ईमेल लिखा हे व्हाट्सअप वाना कैचअप, ग्रामर के हिसाब से ये इनफॉर्मल है, लेकिन दोस्तों के बीच अप्रोप्रिएट है। इसे नोशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस कहते हैं। एग्ज़ाम में जब बिजनेस ईमेल का क्वेश्चन आए तो फॉर्मल लैंग्वेज छोड़ो। वुड यू लाइक टू डिस्कस द प्रोजेक्ट डिटेल्स विद यू टुमारो, आई वुड लाइक टू। ठीक है। फिर प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन इन कॉन्टेक्स्ट। वर्सेस का मतलब होता है के मुकाबले। ठीक है। बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड्स, बिसाइड नहीं, बिसाइड्स। तो द डिबेट फोकस्ड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग डैश ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन। तो डिबेट हमेशा दो चीज़ों के बीच होती है, इसलिए सही आंसर वर्सेस होगा। द डिबेट फोकस्ड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन। इसके बाद प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। जब हमें किसी का जेंडर नहीं पता होता, जैसे एम्प्लॉई, स्टूडेंट, तो हम ही या शी की जगह जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन दे का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ईच एम्प्लॉय शुड एंश्योर ही कंप्लीट्स द ट्रेनिंग, इसको करेक्ट करना था, तो मॉडर्न इंग्लिश में इसे ऐसे लिखेंगे एम्प्लॉयज शुड एंश्योर दे कंप्लीट द ट्रेनिंग। ठीक है, दे कंप्लीट द ट्रेनिंग। फिर डिफाइनाइट आर्टिकल जो होता है वो द होता है, ये हमें पता ही है, और नॉन डिफाइनाइट या इनफाइनाइट जो होता है वो ए और एन होता है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ यानी विशेष चीज़, किताब या थ्योरी की बात करते हैं तो द लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन है शी रीड अबाउट डैश थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द फिजिक्स टेक्स्ट बुक। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक स्पेसिफिक और फेमस थ्योरी है, इसलिए यहाँ द लगेगा। इसके बाद सिंटैक्स का रूल आता है भाई साहब, वाक्य विन्यास, हिंदी में इसे बोलते हैं। इंग्लिश में शब्दों को सही ऑर्डर में लगाने के रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर। ठीक है। द रूल्स दैट गवर्न्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज बिलोंग टू सिंटैक्स। अगर साउंड की बात हो तो फोनेटिक्स और मीनिंग की बात हो तो सीमेंटिक्स। ठीक है। फिर होमोनिम्स, द ट्विंस ऑफ इंग्लिश, ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन एकदम सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है।
ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होती है, ठीक है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। जैसे बैट, एक बैट चमगादड़ होता है और एक बैट बैट खेलने वाला बल्ला, ठीक है। द वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड अ होमोनिम, ठीक। अब आगे वोकैबलरी, ये तो ग्रामर के वो थे क्वेश्चंस। अब वोकैबलरी एंड वर्ड पावर, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक्टिव वर्सेस पैसिव वोकैबलरी इसमें पूछी जाती है सबसे ज़्यादा। एक्टिव वोकैबलरी वो शब्द जो तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलने और लिखने में कॉन्फिडेंटली यूज़ करते हो, ठीक है। और पैसिव वोकैबलरी वो शब्द जिन्हें तुम पढ़कर या सुनकर समझ तो जाते हो लेकिन खुद बोलने में यूज़ नहीं करते, जैसे मेटिकुलस या एस्टोनिश्ड, है ना। तो एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछेगा स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेज वर्ड्स बट रेयरली यूजेस दैम, तो तुरंत पैसिव वोकैबलरी पर टिक कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद स्पेलिंग रूल्स एंड एब्सोल्यूट एक्सेप्शंस। इंग्लिश एक बहुत ही फनी लैंग्वेज है, इसके रूल्स कभी फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये है, व्हाट डज द सफिक्स बैटल बिटवीन ISE एंड IZE इलिस्ट्रेट अबाउट इंग्लिश स्पेलिंग। तो ये दिखाता है कि इंग्लिश में कोई 100% पक्के रूल्स नहीं हैं। द लैक ऑफ एब्सोल्यूट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स, ठीक है। तो स्पेलिंग करेक्शन में परसिवरेंस की स्पेलिंग याद रखना, PERSEVERANCE, परसिवरेंस। फिर एंटोनियम्स के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टेक्चुअल अपोजिट्स, शब्दों के उल्टे अर्थ, ठीक है, विलोम शब्द। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, असभ्य। इसका एंटोनियम पूछा था जिसका आंसर होगा कोर्टियस, विनम्र, ठीक है। भयंकर यानी रैत का एंटोनियम कामनेस, शांति, ठीक है। रैत का मतलब होता है भयंकर गुस्सा, ठीक है भाई साहब। इसके बाद जम्बल्ड सेंटेंस, पैरा जम्बल्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको S1 यानी फर्स्ट सेंटेंस दिया होता है और बाकी को लॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। तो बाकी को लॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं हम। तो हमेशा प्रोनाउन ही, शी, इट, दे या कनेक्टर्स बट एंड विच को ढूंढो, ये हमेशा किसी नाउन के बाद आते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे फंक्शनल लैंग्वेज, भाषा का व्यवहारिक उपयोग। लैंग्वेज का सबसे बड़ा पर्पस है अपने आइडियाज़, नॉलेज और कल्चर को अगली जनरेशन तक पहुंचाना, ठीक है। अपने आइडियाज़, नॉलेज और कल्चर को अगली जनरेशन तक पहुंचाना। इस फंक्शन को पर्सिवेटिव यानी संरक्षणात्मक फंक्शन कहते हैं। प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव फंक्शन। फिर इंग्लिश पेडागोगी, ये टीचर्स के लिए है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, ठीक है। ये ओल्ड स्कूल वे है, GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये इंग्लिश पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका है। इसमें टीचर मदर टंग का यूज़ करके वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता है और ग्रामर्स के रूल्स रटवाता है, ठीक है। ये ओरिजिनली लैटिन और ग्रीक जैसी क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए बनी थी। इसका फोकस सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर होता है, ठीक है। ये स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। मॉडर्न एजुकेशन में इसे रिप्लेस करके कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेशन पर फोकस ये लाया जा रहा है, ठीक है।
फिर इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, लिंग्वा फ्रैंका भी बोलते हैं। तो आज पूरी दुनिया में इंग्लिश क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये लिंग्वा फ्रैंका बन गई है। लिंग्वा फ्रैंका मतलब संपर्क की भाषा, ठीक है। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए माना जाता है क्योंकि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस, साइंस एंड एजुकेशन। तो इसीलिए इंग्लिश का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर द रोल ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी या कोई भी लैंग्वेज, द रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज। बच्चों को कहानियाँ यानी स्टोरीज़ और कविताएँ यानी पोएम्स क्यों पढ़ाई जाती हैं? लिटरेचर बच्चों को रिच वोकेबलरी, डाइवर्स स्ट्रक्चर्स और कल्चरल सेटिंग्स को से एक्सपोज करता है, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कोड स्विचिंग। अगर क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो ये एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स है, संसाधन है। जब बच्चे ग्रामर समझते वक्त हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हैं तो इसे मल्टीलिंगुअल स्कैफोल्डिंग टू सपोर्ट मीनिंग मेकिंग कहते हैं। मदर टंग यानी L1 का इस्तेमाल हमेशा अलाउ करना चाहिए क्लास में। फिर LSRW स्किल्स इंटीग्रेशन। लैंग्वेज के 3 पिलर्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। तो टीचर ने एक ऑडियो स्टोरी सुनाई, ठीक है, यानी लिसन करा, लिसनिंग का सहारा लिया, और बच्चों को अपने शब्दों में सुनाने को कहा, यानी स्पीकिंग। तो ये एक्टिविटी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को एक साथ डेवलप कर रही है। फिर द होल टू पार्ट मैक्सिम साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे पहले पूरी चीज़ देखते हैं फिर उनके हिस्सों को, जैसे पहले पूरा पेड़ देखते हैं फिर उनकी पत्तियाँ, ठीक है। तो लेसन प्लान हमेशा स्टार्ट विद द कंप्लीट सिनेरियो से होना चाहिए, यानी होल से शुरू होना चाहिए, फिर डिटेल यानी पार्ट्स पर जाना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड राइटिंग। असेसमेंट 2 तरह का होता है, फॉर्मेटिव यानी लगातार, जिसमें फीडबैक लगातार दिया जाता है, और समेटिव यानी साल के अंत में कि पास है फेल है क्या करना है, ठीक है। फिर राइटिंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस है बच्चों को ऑन गोइंग फीडबैक यानी लगातार प्रतिक्रिया देना, ठीक है, ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सकें और बेहतर कर सकें अपने आप, ठीक है भाई। फिर इसके बाद पीयर ट्यूटरिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। जब बच्चे एक दूसरे की कॉपी चेक करते हैं या एक दूसरे को पढ़ाते हैं, जिसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन यानी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, क्योंकि वो खुद गलतियां ढूंढना सीखते हैं, ठीक है। फिर यूनिट प्लानिंग इन इंग्लिश। पूरे महीने या हफ्ते का लेसन प्लान कैसे बनता है? तो यूनिट प्लानिंग का प्राइमरी पर्पस होता है टू ऑर्गेनाइज लेसन्स अराउंड शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, माने समान उद्देश्यों के आधार पर पाठ को व्यवस्थित करना। इसमें थीम बेस्ड लेसन बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता, जैसे तुम्हें कहानी का अंत कैसा लगा, इस तरीके का, जिसे डिटेल में बताना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चों में हायर ऑर्डर स्किल्स यानी उच्च स्तरीय सोच, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बढ़ावा देते हैं और उन्हें अपने विचार खुल कर रखने का मौका देते हैं, यानी एक्सप्लोर एंड जस्टिफाई करने का मौका देते हैं। फिर यूज़ ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का यूज़ प्राइमरी लेवल पर लिसनिंग स्किल्स सुधारने के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है।
सबसे बेस्ट आईसीटी टूल है ऑडियो स्टोरीज एंड राइम्स। ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ सबसे इफ़ेक्टिव होता है। फिर इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव अप्रोच, ये क्या होती है भाई? इंडक्टिव यानी आगमनात्मक, पहले एग्जाम्पल्स दो फिर रूल बताओ, ठीक है। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल्स दो फिर रूल बताओ, ठीक है। डिडक्टिव में, निगमनात्मक में, पहले रूल बताओ फिर एग्जाम्पल्स दो। डिडक्टिव में पहले रूल बताओ फिर एग्जाम्पल्स दो। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल फिर रूल। तो इंडक्टिव मेथड बेस्ट माना जाता है छोटे बच्चों के लिए। इसके बाद डिडक्टिव अप्रोच का सही सीक्वेंस है रूल, सबसे पहले रूल बता दो, फिर एक्सप्लेनेशन दे दो, फिर एग्जाम्पल्स दे दो, फिर प्रैक्टिस करवा दो, फिर कन्फर्मेशन दे दो, ठीक है। तो हमने ग्रामर सिंटैक्स कर लिया, वोकैबुलरी और वर्ड पावर के कुछ टॉपिक देख लिए, और इंग्लिश टीचिंग मेथडोलॉजी देख ली, और ये कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ और ग्रामर के क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हम कुछ टफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो DSSB के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एडवांस ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के साथ शुरू करते हैं हम टॉपिक 1 के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन है ईडियम्स पे, ईडियम्स और प्रोवर्ब। ईडियम्स यानी मुहावरे और प्रोवर्ब मतलब कहावतें। इंग्लिश लैंग्वेज का मसाला है ये एक तरीके से, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं पूछता, वो हमेशा एक सिचुएशन यानी सेंटेंस देता है और कहता है कि इस सिचुएशन के लिए सबसे परफेक्ट ईडियम चुनो। तो नेवर ट्रांसलेट लिटरली, ओके। अगर ईडियम में एप्पल या डॉग है तो उसका असली मतलब किसी फल या जानवर से नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशन से जुड़ा होगा। तो हर ईडियम के पीछे की ओरिजिन स्टोरी यानी इतिहास या विजुअल इमेज दिमाग में बना लो, फिर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द टास्क इज गिवन टू हिम वॉज एंडलेस। तो इसका आंसर होगा अ पेनिलोप्स वेब, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। ये ग्रीक मैथोलॉजी से आया है, ठीक है। पेनेलोप बोल सकते हैं हम इसे। पेनेलोप नाम की एक रानी थी जिसका पति युद्ध में गया था। लोग उसे दूसरी शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, ठीक है। उसने कहा जब तक मैं ये कपड़ा वेब बुन नहीं लेती शादी नहीं करूँगी। वो दिन में कपड़ा बुनती थी और रात में उसे उधेड़ देती थी यानी अनवीव कर देती थी, इसलिए वो काम कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हैंस अ पेनेलोप्स वेब मीन्स एन एंडलेस टास्क, ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाला काम, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत हैं भाई। अरोटन एप्पल एक बुरा इंसान जो पूरे ग्रुप को ख़राब कर दे, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। अ लेम एक्सक्यूज़ झूठा या कमज़ोर बहाना। अब मेयर्स नेस्ट घोड़ी का घोंसला जो होता ही नहीं है। एक झूठी खोज फॉल्स डिस्कवरी या पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न। तो एंडलेस देखकर कैंडिडेट्स तुक्का मारते हैं बट विदाउट नोइंग द माइथोलॉजिकल स्टोरी दिस इज़ इम्पॉसिबल टू गैस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर प्लान्स बट द कंसर्ट हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू हैवी रेन। विच ईडियम्स कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। तो रेन ऑन योर परेड इसका आंसर होगा। इमेजिन करो तुम एक बहुत सुंदर परेड या जुलूस निकाल रहे हो, तुम बहुत खुश हो और अचानक ज़ोरदार बारिश आ जाए, रेन आ जाए, तुम्हारा सारा मज़ा और प्लान ख़राब हो गए ना। सो टू रेन ऑन समवंस परेड का मतलब होता है कि किसी की खुशी या प्लान को बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना। बाकी ऑप्शन में क्या है? टेक अ रेन चेक, ये होता है किसी ऑफ़र को अभी मना करना लेकिन फ्यूचर में एक्सेप्ट करने का वादा करना, ठीक है। तो टेक अ रेन चेक कह सकते हैं हम इसे। आई कांट कम टू द पार्टी टुडे बट
कैन आई टेक अ रेन चेक, ठीक है, तो मतलब कि फ्यूचर में मैं एक्सेप्ट करूँगा। फिर अगला है लाइक अ केक वॉक, वो होता है बहुत ही आसान काम। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, मुद्दे पर ना आना, बीटिंग अराउंड द बुश। फिर अगला क्वेश्चन भाई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन विद हाईलाइटेड टेक्स्ट, you are required to replace the highlighted text with the correct idiom from the given alternatives, ठीक है। I don't want to get into trouble at all by advising others, तो burn my fingers है इसका आंसर। जब तुम आग हाथ में डालते हो, सॉरी आग में हाथ डालते हो तो उंगलियां जलती हैं, है ना, यानी नुकसान होता है। बर्न वंस फिंगर यहीं से आया है, ठीक है। दूसरों के मामले में पढ़कर या बिना सोचे समझे कोई काम करके खुद का नुकसान करवा लेना, गेटिंग इनटू ट्रबल अनएक्सपेक्टेडली। बाकी ऑप्शन गलत हैं। डिग द ग्रेव, इसका मतलब है अपनी ही बर्बादी का कारण बनना, टू कॉज वंस ओन रूइन। कम टू अ स्टैंड स्टिल, पूरी तरीके से रुक जाना, जैसे ट्रैफिक। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बार बार अपना मोड या ऑप्शन बदलना, कभी हाँ कभी ना, तो उसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, अ हाउस विद अ गुड नेबरहुड इज़ वेरी रेयर दीज डेज, तो इसका जो ईडियम बनेगा फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू का मतलब बहुत कम और फार बिटवीन का मतलब जिनके बीच में बहुत दूरी हो, ठीक है। जो चीज़ें बहुत कम होती हैं और मुश्किल से मिलती हैं, वेरी रेयर और इनफ्रिक्वेंट, उन्हें हम फ्यू एंड फार बिटवीन कहते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन भाई, फेयर एंड स्क्वायर, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ होता है कोई काम तो फेयर एंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट। फिर आगे है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कि पहले से ही तय, है ना, कट एंड ड्राइड। एक मिनट, ये बड़ा अच्छा इडियम लगा, फेयर एंड स्क्वायर, निष्पक्ष और स्पष्ट। और कट एंड ड्राइड पहले से ही तय, ऑलरेडी डिसाइडेड, सेटल्ड। तीसरा है इवन एंड एनोन, कभी कभार, कभी कभार के लिए इवन एंड एनोन बोलते हैं। नाउ एंड देन, ओकेजनली, है ना, नाउ एंड देन भी बोल सकते हैं, कभी कभार, ओकेजनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट भाई, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ सेगमेंट इज हाईलाइटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट विद द करेक्ट प्रोवर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो ये रहा भाई, शी फाइनली अचीव्ड अ स्पॉटलेस किचन बिकॉज शी बिलीव्स दैट हार्ड वर्क प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट्स। तो भाई इसका जो आंसर होगा, एल्बो ग्रीस इज़ द बेस्ट पॉलिश, एल्बो ग्रीस इज़ द बेस्ट पॉलिश। ये सही इसलिए है, एल्बो ग्रीस यानी कोहनी का पसीना या ग्रीस बोल सकते हैं, एक ब्रिटिश स्लैंग है जिसका मतलब होता है हार्ड फिजिकल वर्क, कड़ी मेहनत। जब तुम किसी चीज़ को घिस घिस कर साफ़ करते हो तो तुम्हारी कोहनी यानी एल्बो को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हैंस एल्बो ग्रीस इज़ द बेस्ट पॉलिश का मतलब है कि कड़ी मेहनत से ही बेहतरीन रिज़ल्ट आता है, ठीक है, कड़ी मेहनत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। बाकी का ऑप्शन गलत क्यों है भाई? ग्रेट ऑक्स, बड़ी चीज़ों की शुरुआत बहुत छोटी चीज़ों से होती है, इसका मतलब ये है ग्रेट ऑक्स वाला ऑप्शन जो है, ग्रेट ऑक्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल एकॉर्न्स, ठीक है। फिर अगला जो ऑप्शन है, फेयर एक्सचेंज इज़ नो रॉबरी, फेयर एक्सचेंज इज़ नो रॉबरी, इसका मतलब है भाई कि अगर लेन देन बराबर का है तो उसमें कोई धोखा नहीं है,
ईजियर सेड देन नेवर, ईजियर सेड देन नेवर, कहना आसान है करना मुश्किल। ईजियर सेड देन डन, सॉरी, ईजियर सेड देन डन। ठीक है, तो उसका आंसर समझ में आ गया। अगला है क्वेश्चन 6th, चूज द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट विद द करेक्ट इडियम। द स्टूडेंट्स वर सो इम्प्रेस्ड विद द स्पीकर दैट दे लिसनड विद कंप्लीट अटेंशन थ्रू आउट हिज लेक्चर। तो इसका आंसर है हंग ऑन एवरी वर्ड। ठीक है, तो सही इसलिए विजुअलाइज करो, तुम किसी की बात इतने ध्यान से सुन रहे हो जैसे तुम्हारे कान उसके हर एक शब्द पर लटक गए हो। ठीक है, हैंग कर रहे हो। तो टू हैंग ऑन एवरी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी की बात को पूरी एकाग्रता, कंप्लीट अटेंशन और फैसिनेशन के साथ सुनना। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन भाई, बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जागकर पढ़ाई या काम करना। हिट बिलो द बेल्ट, बेईमानी से वार करना। अनफेयर अटैक भी बोल सकते हैं इसे हम। थ्रू कॉशन टू द विंड, बिना किसी डर या परवाह के कोई रिस्की काम करना। थ्रू कॉशन टू द विंड। अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज इन द सेंटेंस बिलो। आफ्टर ट्राइंग फॉर आवर्स टू फिक्स द मशीन ही फाइनली डिसाइडेड टू स्टॉप ट्राइंग। तो इसका आंसर है थ्रू इन द टॉवल। दिस कम्स फ्रॉम द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। जब कोई बॉक्सर बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है और हार मान लेता है तो उसका कोच रिंग के अंदर तौलिया फेंक देता है। ठीक है, टॉवल, जिसका मतलब है सरेंडर करना। ठीक है, सो थ्रो इन द टॉवल टू गिव अप और स्टॉप ट्राइंग। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों है भाई इस कॉन्टेक्स्ट में। हिट द सैक मतलब होता है सोने जाना, टू गो टू स्लीप या टू गो टू बेड। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कोई राज या सीक्रेट गलती से बता देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब भाई हमने बहुत ईडियम और वो कर लिए, अब हम आगे करते हैं। हमने एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पेनेलोप वेब का मतलब होता है नेवर एंडिंग टास्क, ग्रीक माइथोलॉजी से आई है ये जो हमारी ईडियम है। फिर एल्बो ग्रीस का मतलब होता है हार्ड फिजिकल वर्क, और थ्रू इन द टॉवल सरेंडर, बॉक्सिंग से आया ये। ठीक है, जो कैंडिडेट्स जो सिर्फ रटते हैं वो ओरिजिनल स्टोरीज नहीं जानते, तो एग्जामिनर ऐसे इडियम्स देता है जो लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि लॉजिकल एनालॉजीज एंड रीजनिंग इन इंग्लिश। तो ये इंग्लिश और रीजनिंग का मिक्स है। तुम्हें 2 वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके बीच एक खास रिश्ता होता है, रिलेशनशिप। तुम्हें उसी रिश्ते को पहचान कर अगला वर्ड ढूंढना होता है। ठीक है, डिकोड द ब्रिज यानी शब्दों के बीच का पुल बनाओ। ठीक है, ए लीड्स टू बी और ए इज़ अ टाइप ऑफ बी। अब क्वेश्चन देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा सीक्वेंशियल में। फाइंड द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेकंड पेयर टू मैच द रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट पेयर। एरोगेंस का फेलियर है। इम्पेशेंस का क्या होगा? तो भाई एरर, इम्पेशेंस का होगा एरर। ठीक है, एक्सेसिव एरोगेंस, देखो क्या ब्रिज बन सकता है। एक्सेसिव एरोगेंस यानी घमंड लीड्स टू फेलियर। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। अब इसे सेकंड पार्ट पर अप्लाई करो। एक्सेसिव इम्पेशेंस यानी जल्दबाजी या उतावलापन लीड्स टू व्हाट? जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है? गलतियाँ यानी एरर। तो यही इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है भाई? वेटिंग इम्पेशेंस का मतलब ही है कि वेट नहीं हो रहा है, ये इफ़ेक्ट नहीं है।
एंड्योरेंस ये तो पेशेंस यानी धैर्य का सिनोनियम है। स्पीड से इम्पेशेंस हो सकता है, लेकिन नुकसान वाला इफ़ेक्ट एरर ही है, जैसे एरोगेंस का फेलियर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भाई, रिलेशनशिप पहचानना है फर्स्ट का सेकेंड से। मेटाफर, पोइट्री, स्टैटिस्टिक, एनालिसिस। ठीक है, तो ये सीधा आंसर है। जो मेटाफर है, रूपक अलंकार, इज़ अ प्राइमरी टूल यूज्ड इन पोइट्री। यूज्ड वेयर? कविता में यूज़ होती है टू क्रिएट मीनिंग। उसी तरह स्टैटिस्टिक, आंकड़े या सांख्यिकी, इज़ अ प्राइमरी टूल यूज्ड इन व्हाट? आंकड़ों का इस्तेमाल कहाँ होता है? चीज़ों का विश्लेषण यानी एनालाइज करने में। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? फिक्शन, इसमें इमेजिनेशन यूज़ होती है, स्टैटिस्टिक्स नहीं। ग्रामर, इसमें रूल्स यूज़ होते हैं। पेंटिंग, इसमें कलर्स, ब्रशेस यूज़ होते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखो तो यही है भाई, इसमें ज़्यादा है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम वोकैबुलरी और वन वर्ड वाले पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें एग्जामिनर तुम्हारी वर्ड पावर चेक करता है। डीएसएसबी में हमेशा लैटिन या ग्रीक वर्ड रूट पूछते हैं, ठीक है, या फॉरेन लैंग्वेज डिराइव्ड वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेट बाय टोन कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ऐसे भी हम एलिमिनेशन का सहारा लेके भी हम कर सकते हैं। अब भाई देखो क्या क्या क्वेश्चन है। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम of the underlined word in the given sentence. The comment was dismissed as obtuse by several critics. तो इसमें जो अंडरलाइन है वो obtuse है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो शार्प होगा। ठीक है, obtuse एंगल मैथ वाला पढ़ा होगा आपने, अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, और ब्लंट होता है यानी मोटा सा होता है। इंग्लिश में ऑब्ट्यूस का मतलब होता है मंद बुद्धि, मूर्ख, या ऐसा व्यक्ति कमेंट जो आसानी से बात न समझे। ठीक है, स्लो टू अंडरस्टैंड। ब्लंट, अगर कोई डल या ब्लंट है तो उसका एंटोनियम क्या होगा? तेज दिमाग, शार्प माइंडेड, तीव्र, कुशाग्र। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? रिडंडेंट, जो चीज़ फालतू या अननेसेसरी हो गई है उसके लिए रिडंडेंट बोलते हैं। ब्लंट, ये तो ऑब्ट्यूज का सिनोनियम हो गया है ना, पर्यायवाची हो गया। वेग मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, ये तो सूट ही नहीं कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द एंटोनियम ऑफ impecunious as used in the sentence. Despite being impecunious in his early years, the scientist pursued his research with unwavering dedication. तो इसका आंसर जो एंटोनियम होगा इसका impecunious का एफ्लुएंट होगा। ठीक है, इसका रूट वर्ड देखो, लैटिन में पेक्यूनिया का मतलब होता है मनी, पैसा। इम्पेक्यूनियस मतलब हुआ विदाउट मनी। ठीक है, बहुत गरीब, पेनीलेस। तो इसका एंटोनियम ढूंढना यानी अमीर। एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत अमीर, वेल्दी, रिच। तो यही इसका आंसर है। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों है भाई? वेलिएंट का मतलब होता है बहुत बहादुर, ब्रेव। डेस्टिट्यूट, ये इम्पेक्यूनियस का सिनोनियम है, डेस्टिट्यूट। ठीक है, बेसहारा, गरीब। फिर फ्रूगल कंजूस या जो सोच समझ कर पैसा करे, एक खर्च करे। इकोनॉमिकल भी बोलते हैं इसे। ठीक है भाई, फिर अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम इन द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज रैथ फ्राइटेंड द एंटायर क्लास। वेट, रैथ का मतलब पता है क्या होता है? रैथ का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध।
ठीक है, क्रिश्चियनिटी के 7 डेडली सिंस में से एक है ये। क्रिश्चियनिटी में 7 डेडली सिंस माने गए हैं कि ये 7 पाप जो होते हैं वो नहीं करने चाहिए, अगर ये कर दिए तो वो महापाप है। पता है वो कौन कौन से हैं? क्या? एक तो है ईर्ष्या, लालच। ईर्ष्या, दूसरों को देख के जलना। लोग शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले है अहंकार, ठीक है, प्राइड, ठीक है, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानना या ईश्वर की उपेक्षा करना कि मैं ही मैं हूँ, ईगो। दूसरा होता है लालच, लालच नहीं करना चाहिए, ग्रीड, ठीक है, जैसे किसी के पास धन हो, संपत्ति हो, सत्ता हो तो उसका अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। फिर वासना, लस्ट, अनियंत्रित शारीरिक या यौन इच्छा, ठीक है, कि किसी के पीछे लगे पड़े हैं भाई साहब। चौथी चीज़ है एनवी, ईर्ष्या, दूसरों की सफलता या गुणों से जलना किसी की अच्छाई से और उन्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना कि भाई ये कामयाब कैसे हो रहा है, चलो इसके आग लगा दूँ, ऐसा नहीं। फिर पेटूपन, ग्लूटोनी, भोजन या पेय का अत्यधिक और लालची उपभोग कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना, इनके पीछे ही लगे रहना और कुछ काम ही ना करना, ठीक है, टेस्ट के पीछे भागना। छठा होता है क्रोध, जिसे रैत बोलते हैं, अभी बता रहा था, एंगर, प्रतिशोध की अनियंत्रित भावना या नफरत। और सातवां होता है लास्ट स्लॉथ, माने आलस, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से काम करने से बचना या सुस्त रहना। तो भाई एक्टिव रहना चाहिए। रुक जाओ मैं ये अपना कंप्लीट कर लूँ फिर आगे चलते हैं। मैं पढ़ रहा था कुछ। तो रैत मतलब क्रोध यानी गुस्सा, इसका एंटोनिम हो जाएगा कामनेस। हाँ भाई, क्रिश्चियनिटी में तो बताया गया। तो रैत का एंटोनियम हो गया कामनेस। फ्यूरी और रेज ये दोनों रैत के एग्जैक्ट सिनोनियम है, ठीक है, ये दोनों का मतलब ही गुस्सा होता है। और एनोयंस मतलब होता है हल्की चिड़चिड़ाहट, माइल्ड इरिटेशन, ठीक है, किसका मतलब? एनोयंस का मतलब कि अनोय मत कर मेरे को भाई ज़्यादा। सर जैसे फोन और लैपटॉप बहुत हद तक सेम ही होते हैं, तो पढ़ाई के लिए लैपटॉप में ऐसा क्या होता है जिससे लोग ज़्यादा लैपटॉप लेते हैं, कोई लोग लैपटॉप चाहिए पढ़ाई के लिए? भाई वो थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन होती है उसमें और थोड़ी सी चीज़ें उसमें ज़्यादा अच्छे से चल जाती हैं विंडोज़ में। बाकी मैं तो ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ करता ही नहीं, मैं फ़ोन का ही, फ़ोन में भी डेस्कटॉप मोड में सब कुछ हो जाता है। आपके पास भी लैपटॉप है? हाँ भाई, लैपटॉप तो आजकल ऑलमोस्ट सबके ही पास है भाई, 50% लोगों के पास तो होगा ही लैपटॉप। बड़े बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास नहीं है। Choose the synonyms of the highlighted word from the options given below. He tried to cajole, cajole का मतलब पूछा होगा भाई, हाँ, cajole his friend into joining the trip by promising it would be unforgettable. इसका जो होगा क्या पूछा है, सिनोनियम पूछा है ना, तो परस्यूड होगा इसका भाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है ना काजोल, अपनी मीठी मीठी बातों से सबको कैजोल कर लेती है। तो कैजोल का मतलब है मीठी बातों से किसी को मनाना या फुसलाना। कुछ लोग होते हैं ना मीठी मीठी बात करके। तो टू कॉक्स और फ्लैटर समवन टू डू समथिंग, है ना, बटरिंग करना। सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना, चापलूसी। या टीचर, बहुत सारे स्कूल में बच्चे होते हैं टीचर्स की चापलूसी करते हैं कि अच्छे नंबर दे दें, तो वो क्या करते हैं, कैजुअल करते हैं। और नहीं, बहुत दिन से नहीं देखी। परसूट का मतलब भी होता है किसी को राजी करना है, मनाना, ठीक है, और इसका मतलब है ज़बरदस्ती करना। ये कैजुअल का अपोजिट नेचर होता है। इंसल्ट माने बेइज्जती करना। तो चलो भाई इतना ही करते हैं, बाद में करेंगे।